हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज 2 अक्टूबर है। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर को हर साल हम क्या मनाते हैं। एक तो बच्चे हमारे देश में 2 महापुरुषों की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा पूरे विश्व भर में जो है आज अहिंसा दिवस मनाया जाता है ना। तो दोनों चीज़ें आपको पता है, बचपन से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की आपकी पहली न्यूज़ है। देखिए, सबसे पहले आपको एक अवार्ड याद रखना है, ठीक है। देखिए, एक पुरस्कार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष प्रतिष्ठित परोपकारी श्रीमती राजश्री बिड़ला, ठीक है, श्रीमती राजश्री बिड़ला जी को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका किस लिए दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में दिया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ में इनका भी जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में जो है आपका पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो अवार्ड का नाम याद रखिएगा, अवार्ड किसे मिला है ये आपको याद रखना है। बाकी बच्चे, अगर हम दोनों ही महापुरुषों की बात करें, एक एक करके हम दोनों की बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को दोनों का ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम गांधी जी की पहले बात करते हैं, 2 अक्टूबर को जैसे मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अलावा इस दिन क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, UNGA के द्वारा 2007 में 5 जून 2007 को एक घोषणा की गई थी कि इस दिन को आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चे, कई बार जो है महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको 2 अक्टूबर तो याद ही रहता है, बस ईयर आपको याद रखना है कि 1869 है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दूसरा, अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को ही इनका आपका जन्म हुआ था। हाँ, दूसरा बच्चे ये याद रखना कि महात्मा गांधी जी की जो 2024 में हम इनके जो जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन से नंबर का है? ये जो है 155वें नंबर की जयंती है, ठीक है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो इनकी जो है 120वीं जयंती है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था, मुगलसराय यूपी में, मुगलसराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शास्त्री जी को सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए ये पॉलिटिक्स में, ठीक है। 1965 में जब बच्चे आपका प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान जो है भारत के साथ में एक बहुत बड़ा युद्ध आपका हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस दौरान उन्होंने जो है आपका एक नारा दिया था, जो नारा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, जय जवान जय किसान के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें याद किया जाता है। दूसरा बच्चे, इनकी मृत्यु के लिए भी जो है अभी तक भी नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो वो भी जो है एक पहेली है। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पहेली है, उसी तरीके से जो है इनका भी है। तो 1966 में ताशकंद में इनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है आपका देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, ठीक है। तो बच्चे, इतना आपको याद रखना है दोनों ही हस्तियों के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, ठीक है। 2 अक्टूबर डेट ही दोनों की अलग अलग है, तो डेट आपको याद रखनी, 1869 में आपका महात्मा गांधी की और 1904 में आपका लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, मुगलसराय में, ठीक है। अब जब देश स्वतंत्र हो रहा था, जैसे कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो उस दौरान बच्चे इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो अधिकतर जो है हम जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र बहुत कम किया जाता है ना। लाल बहादुर शास्त्री का जो हम जिक्र पढ़ते हैं वो 1947 के बाद के राह पर पढ़ते हैं। 1947 में जब आपका जवाहरलाल नेहरू बने, तो उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ जो है आपका इनका नाम पढ़ा जाता है ना। तो पहले नहीं, लेकिन 1947 के बाद में जो है इनका नाम पढ़ा जाता है। इनका जो टेन्योर रहा, हालांकि बहुत लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहते, लेकिन जितना भी रहे वो सारा का सारा जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चे, भारत में ये याद रखिएगा कि जो पूरा हफ्ता है ना आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ये आपका 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और आपका 8 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। ये 2022 है, लेकिन आपका 2024 में भी इसी दिन मनाया जाता है। और इस बार 2024 में आपका जो थीम रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू को एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये जो है इसका थीम रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2 महापुरुषों के जन्म तिथि के अलावा ये जो 2 अक्टूबर है, ये एक पूरे हफ्ते की शुरुआत है। और कौन सा वाला वीक मनाया जा रहा है? नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है, जिस पूरे हफ्ते में जो है आपका जो हमारा इन्वायरमेंटल
मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो हमारा ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो भी इनिशिएटिव है उनको उनकी देखरेख की जाएगी, उनके जो है मॉनिटरिंग की जाएगी कि कितना काम आपका हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ जो है आपका की जाएंगी, ठीक है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भी आपका स्टार्ट हो चुका है। अगली जो न्यूज़ है डिफेंस से रिलेटेड है। वाइस एडमिरल आरती सरीन जी को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए पोस्ट का नाम है डीजीए एफएमएस, ठीक है, डीजीए एफएमएस। डीजी का नाम तो डीजी तो आप लोग बहुत बार जानते हैं, डायरेक्टर जनरल का होता है डीजी का मतलब, लेकिन एएफएमएस का मतलब होता है आपका आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। तो आर्म फोर्सेस में आपका मेडिकल सर्विसेज की अलग से एक विंग होती है, उस पूरी विंग के जो डीजी बनी है वो आपका कौन बनी है, ये बनी है वाइस एडमिरल आरती सरीन। और बच्चे इनके बारे में विशेष बात ये है कि ये जो पद है ना, ये जो पद है वो तीनों सेनाओं के सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ये जो आर्म फोर्सेस का आप लोग देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको कहा कि मेडिकल का एक अलग सा विंग होता है, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एयरफोर्स के लिए हो या फिर अलग से जो है आपका इंडियन नेवी के लिए हो या फिर अलग से जो है आपका इंडियन आर्मी के लिए हो। जो हमारे तीनों बच्चे जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के लिए अलग से जो है आपका एक मेडिकल हेल्प के लिए एक मेडिकल विंग है, ठीक है। उसे ही जो है आपका क्या कहा जाता है, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कहा जाता है। और इस मेडिकल सर्विसेज के डीजी के पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनके लिए अचीवमेंट है, आपके लिए याद भी, नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो आरती सरीन जी का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा डीजी एएफएमएस जो है सशस्त्र बलों से संबंधित समग्र चिकित्सा नीति मामलों के लिए सीधा रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनके जो उत्तरदायित्व बनता है वो आपका किसके प्रति बनता है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रति बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उन तीनों आर्म फोर्सेज के लिए जो है आपका मेडिकल सर्विसेज के लिए मेडिकल हेल्प के लिए अलग से विंग है और उस विंग की डीजी के रूप में महानिदेशक के रूप में पहली बार किसी महिला ऑफिसर को चुना गया है। तो नाम याद रखिएगा आरती सरीन जी का। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपका एक इनिशिएटिव, एक नया मिशन लॉन्च हुआ है। इसका नाम है, आप लोग देख रहे होंगे, क्रूज भारत मिशन, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, क्रूज का मतलब होता है आपका जो समुद्री यात्राएं होती है ना, वो आपको क्रूज कहलाती हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज जहाज एम्प्रेस पर क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एम्प्रेस का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका मुंबई बंदरगाह का नाम इंपॉर्टेंट है। किसने इनोग्रेट किया है, हमारे जो ये जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री जी हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और मिशन का नाम है क्रूज भारत मिशन। अब पढ़ते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है ऐसा। देखिए इसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने हैं और 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। 3 प्रमुख क्रूज खंडों को लक्षित करना है, जैसे कि महासागर हो गया आपका, बंदरगाह हो गया आपका, नदियां होगी आपके, अंतर्देशीय और द्वीप हो गया आपके, ठीक है। तो इन सभी जगहों में जो आपको यहाँ पे दिए गए ना, महासागर हो गया, ओशियंस हो गए आपके, ये बंदरगाह हो गए है ना, पोर्ट्स हो गए, नदियां हो गई, रिवर हो गई, तो बेसिकली इन सभी जगहों में जो है आपका क्रूज का डेवलपमेंट करना है ताकि जो क्रूज का पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और क्रूज पर्यटन को 2029 तक दोगुना किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है इसका उद्देश्य है और इसके तहत आपका क्या किया जाएगा, इसके तहत बच्चे आपका क्रूज शिप जो है आपके डेवलप किए जाएंगे। क्रूज शिप के लिए क्रूज शिप को जो है आपका डिप्लॉय किया जाएगा ऐसी ऐसी जगहों पे, ठीक है। ऐसी ऐसी सर्विसेज के लिए जो है यात्राएं निकाली जाएंगी, यात्राएं जो है आपकी ये की जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके नए रूट बनेंगे, लोगों को इसके लिए जो है आपका अलग अलग प्रकार के जो है प्लेटफॉर्म खोले जाएंगे जहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से क्रूज आपकी यात्राएं हैं जिसको कि आप लोग कर सकते हैं ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों में आप लोगों को अगर आप लोग जानते हैं बच्चे, तो ये भी एक तरीके का एक एडवेंचर है ना। और बहुत सारे लोगों की इच्छा भी होती है कि हाँ एक बार जो है समुद्र में जाना है, समुद्री यात्रा करनी है ना। तो वो आपकी जो क्रूज होती है उसको लेकर के उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका ये किया गया है, ठीक है। और इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले 1 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगा। तो अभी फिलहाल जो इसका फेज शुरू हुआ है वो आपका पहला फेज है, ठीक है, जो कि अभी 2024 से लेकर के 2029 तक होगा। और इस पूरे ड्यूरेशन में अभी तक जो भारत में क्रूज पर्यटन की जो मात्रा है या फिर जो संख्या है उसे दोगुना करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत क्रूज भारत मिशन। अगली जो न्यूज़ है स्टेट से रिलेटेड है। हम लोगों ने इसे थोड़ा सा पढ़ा था पहले, लेकिन इसमें जो है डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। बेसिकली बच्चे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे केरला में एक जगह है जिसका नाम है कन्नूर, ठीक है। देखिए कन्नूर के कल्याश्रीरी में
केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग में केल्ट्रॉन 1974 में आपका शुरू हुआ था। देखिए बच्चे, आप थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, केरला स्टेट है, ठीक है, केरला स्टेट में एक जगह आती है कन्नूर, यहाँ पे भारत की पहली सुपर कैपेसिटर, ठीक है, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा यानी कि सर्विसेज जो है आपकी खोल दी गई है, ठीक है। और ये जिस जगह में खोली गई ना, उस कंपनी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका इस जगह का नाम है केल्ट्रॉन। तो एक क्या केल्ट्रॉन क्या है, एक आपका पीएसयू है, याद रखिएगा। जैसे आप बाकी सारी कंपनियों को पढ़ते हैं ना, आपका ये एनटीपीसी हो गया, आपका सेल हो गया, उसी तरीके से आपका केल्ट्रॉन भी है। और ये जो है आपका 1974 में किया गया था। बेसिकली कौन से फील्ड की पीएसयू है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग के पीएसयू है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस कंपनी के अंदर आपका क्या किया जा रहा है, एक पहला सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा शुरू की जा रही है। तो स्टेट की न्यूज़ है, आपको याद रखना है। अब इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हमें और क्या चीज़ें याद रखनी है। सुपर कैपेसिटर विनिर्माण संयंत्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। नई सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कैपेसिटर का निर्माण करेगी, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाएगा, इसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जाएगा, ठीक है, जो कि इंडिया के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आने वाले समय में। उसके अलावा अगर हम केरला की बात करें तो केरला में बच्चे बहुत सारी न्यूज़ हम ऐसे पढ़ते हैं कि केरला में ये पहली बार हुआ है। भारत में अधिकतर जो चीज़ें पहली बार हुई हैं वो केरल में ही हुई हैं, ठीक है। तो पीछे अभी बीता जो आपका 4-5 महीने, एक साल जो आपका गया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने पहली बार देखी और केरला में देखी। एक तो आपको यही याद रखना है कि पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा ये आपका केरला में खोली गई है। केरला में कहाँ पे, जगह का नाम है आपका कुन्नूर, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपको याद रखना है कि केरला में भारत का पहला आईटी पार्क बना था, ठीक है। पहला जो डिजिटल यूनिवर्सिटी था, डिजिटल विश्वविद्यालय था, वो भी आपका केरला में बना था, ठीक है। ग्राफीन केंद्र, जो पहला ग्राफीन सेंटर बना था, वो भी आपका केरला में ही था। और अभी जो हाल ही में पहली बार जर्नल एआई कॉन्क्लेव हुआ है, उसका आयोजन भी केरला में ही किया गया है, ठीक है। तो केरला में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कि पहली बार हुई हैं और केरला में हुई हैं, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हीट वेव को प्राकृतिक आपदा का दर्जा दे दिया है, ठीक है। अब जब किसी भी बच्चे कंडीशन को नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दिया जाता है, गवर्नमेंट जब ऐसा काम करती है, गवर्नमेंट किसी चीज़ को अगर नेचुरल डिजास्टर का दर्जा देती है तो क्या चेंजेस आते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 का है, इसके तहत हीट वेव को आधिकारिक तौर पर स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है, ठीक है। और जो नया आपका रूल है, रेगुलेशन है, 2025 की गर्मियों से प्रभावित होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो नया रेगुलेशन मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला है, ये अभी नहीं, 2025 की जब गर्मियां आएंगी वहां से जो है आपका ये लागू होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि हीट वेव को मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में मान लिया है, ठीक है, उसे मंजूरी मिल गई है। तो अब आप कहेंगे कि अगर किसी भी कंडीशन को नेचुरल डिजास्टर का अगर उसे दर्जा दे दिया गया है तो अब क्या चेंजेस होंगे। तो बच्चे इसमें आपका क्या चेंजेस होता है, जब किसी भी प्रकार की, जैसे आप लोग देखते हैं बाढ़ आ गया, आप लोगों ने देखा होगा भूस्खलन हो गया, ठीक है। अब बाढ़ में, भूस्खलन में जब जान माल की हानि होती है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अधिकतर गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाता है, ठीक है। और वो क्यों किया जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो नेचुरल कैलेमिटी है वो ऑलरेडी जो 2005 का जो आपदा प्रबंधन एक्ट है उसके तहत जो है उसे अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है गर्मी के कारण, हीट वेव के कारण अगर कोई व्यक्ति मृत्यु का शिकार होता है तो उसके परिवारजनों को, उस व्यक्तियों के अन्य जो भी रिश्तेदार होंगे उनको प्राकृतिक आपदाओं के समान मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। बस तो ये आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा इस हीट वेव को, ये जो आपकी नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं, ठीक है, नेचुरल कंडीशन कह सकते हैं, इसे जब 2005 के एक्ट के तहत मंजूरी मिली है, अधिसूचित किया गया है, तो अब जो है आपका ये होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चे ये भी याद रखिएगा कि अगर हम भारत की बात करें तो 19 जून 2024 यानी कि 2024 की जो गर्मियां रहीं, 19 जून 2024 तक हीट स्ट्रोक के कारण सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो आपकी यूपी में हुई हैं, उत्तर प्रदेश में 37, बिहार में आपका 17, राजस्थान में आपके 16 और उड़ीसा में जो है आपके 13, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला है वो यूपी में देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है ना। ऑब्वियस ही बात है कि यूपी में जो है आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो भी यहीं पर हुई हैं।
तो ये याद रखना कि हीट वेव को मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, 2005 का जो नेचुरल डिजास्टर एक्ट है उसके तहत शेड्यूल कर लिया है, अधिसूचित कर लिया है। अब छोटी छोटी खबरों को पढ़ते हैं बच्चे। इन्हें आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर की है, एक चीज़ की घोषणा की है। इन्होंने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में जो देसी गाय हैं उन्हें एक शब्द इन्होंने कहा है कि राजमाता गौमाता कहा जाएगा। ठीक है, राज्य माता गौमाता जो है इन्हें दर्जा दिया गया है, ये नया शब्द जो है इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है इन्होंने एक और चीज़ की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि जो गौशालाएँ हैं इनको प्रतिदिन, ठीक है, प्रति देसी गाय जो है 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ठीक है, तो मतलब एक गाय को 50 रुपये जो है आपका हर दिन मिलेगा। ठीक है, और ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र में बच्चे आपके इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी न्यूज़ अभी देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये घोषणाएं जो होती हैं आप लोग देखते हैं चुनाव से पहले बहुत सारी प्रकार की घोषणाएं होती, तो उनमें से एक है आपका कि राज्य माता गौ माता का दर्जा देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा जो है कैबिनेट ने यह भी डिसीजन लिया है कि जो गौशालाएं हैं, जो गवर्नमेंट गौशालाएं हैं, उनको जो है आपका पर डे पर काउ क्या दिया जाएगा, 50 रुपये प्रतिदिन का अनुदान दिया जाएगा। उसके अलावा अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, बीसीसीआई से रिलेटेड है। हमारे जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उससे रिलेटेड है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। ये हमारे देश की पहली क्रिकेट अकादमी है। ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व स्तरीय सुविधा को अब क्या कहा जाएगा, ये जो पूरा सेंटर है बच्चे, इसे कहा जा रहा है आपका उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसे कहा जाएगा। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है, बेंगलुरु में बना है, ये याद रखिएगा। अगली जो आपकी शॉर्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है। गुलवीर सिंह, गुलवीर सिंह जी का नाम याद रखिएगा। गुलवीर सिंह जी ने अभी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, याद रखिएगा। गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने ये जो पूरी रेस थी इसे इन्होंने कवर किया है 13 मिनट और 11 सेकंड में। ठीक है, तो ये जो बच्चे आप लोग ये टाइम देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपका एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। इन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, गुलवीर सिंह इनका नाम है। और इन्होंने गुलवीर सिंह जी ने अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर हुआ था यहाँ पे जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जापान में इसका किया गया था। तो यहाँ से बहुत बेसिक सी चीजें आपको पूछी जाएंगी कि गुलवीर सिंह जो है कौन से खेल से रिलेटेड है, तो याद रखना कि एथलीट है। अगला जो न्यूज़ है अगेन बीसीसीआई से रिलेटेड है। बीसीसीआई के जो सचिव बचे जैसा, इन्होंने घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि अब जो आने वाला आपका आईपीएल होगा 2025 में, जो आईपीएल होगा उनमें जो सभी लीग मैचेस के लिए प्लेयर्स को जो राशि दी जाती है, जो उनको फीस दी जाती है, उसे बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका अब बढ़ करके कितना हो रहा है, लगभग 1.04 करोड़। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है ये। तो जो भी बच्चे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको जो है आपका जो मैच की फीस अभी मिलती थी 2024 में, वो आपकी बढ़ जाएगी 2025 में। ठीक है, तो ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है। सभी लीग मैचों में भाग लेने वाले क्रिकेटर को उनके अनुबंधित वेतन के अलावा अतिरिक्त लगभग 1.05 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। ठीक है, ये जो है इन्होंने घोषणा की है अभी जो वर्तमान में बचे क्रिकेट के हमारे जो बीसीसीआई के सचिव हैं जैसा, और आईसीसी के भी अध्यक्ष हैं। अगली न्यूज़ भी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हम एक ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, नेहरू कप इसे कहते हैं। ठीक है, नेहरू कप जो है आपका अलग है, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेहरू ट्रॉफी जो है आपकी बोट रेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोट रेस बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स के रूप में आपका खेला जाता है केरला में बहुत सारी आपकी लेक्स हैं, और वहाँ पे जो है आपका स्नेक बोट जो है इस तरीके से होती है, बहुत लंबी बोट है, तो बहुत सारे लोग जो है एक बारी में उसमें आते हैं, तो उसकी जो है आपकी रेस होती है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे एक चैंपियनशिप होती है नेहरू ट्रॉफी करके। तो नेहरू ट्रॉफी में इस बार जो है आपका किसने जीता है, इस बोट क्लब का नाम याद रखिएगा, पल्लथुरुत्ती। ठीक है, पल्लथुरुत्ती बोट क्लब के द्वारा संचालित करिचल कुंडन सांप नाव के अलपुजा के पुन्नमदा झील में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी जो है इन्होंने जीत लिया है। मैं बार बार कप कह दे रही हूँ, तो याद रखिएगा ट्रॉफी और कप में आपका डिफरेंस है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी जो है वो बोट रेस से रिलेटेड है, नेहरू कप जो है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी जीता है। क्लब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने की नेहरू ट्रॉफी आपका बोट रेस से रिलेटेड है। इसका जो आयोजन करवाया गया था वो केरला की एक लेक में करवाया गया था। केरला में एक जगह है बच्चे अल्लपुजा नाम से, तो अल्लपुजा में जो है आपका पुन्नमदा झील है, इस झील में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगली न्यूज़ है आपका एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप। अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपको पूछा जाएगा कि एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप ये कौन से खेल से रिलेटेड है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से, ठीक है। और यहाँ पे अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय रेलवे टीम ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की टीम को हरा करके इस गोल्ड कप को अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है किसने जीता है, भारतीय रेलवे की टीम ने जीता है, हराया इन्होंने आईसीएल की टीम को, ठीक है। तो विनर का नाम याद रखिएगा, मुरुगप्पा गोल्ड कप याद रखिएगा। एक नेशनल लेवल का क्या है, हॉकी का टूर्नामेंट है और इसे इस बार जो है हमारी इंडियन रेलवे की टीम ने जीत लिया है, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। एक एक लाइन की जो है आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है इन्हें आपको ध्यान में रखना है, और बाकी जो आपकी थोड़ी सी मैंने आपको लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के जीवन परिचय जो दिया है उसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। एग्जैक्टली जो है ना ये बहुत ही फेमस जो है आपके डे हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया आपका, 2 अक्टूबर बहुत ही बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से हम सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की जयंती है, ये ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना दोनों ही मैंने आपको बताई है। 155 जो है आपकी इनकी बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर दोनों की जो है बर्थ डेट याद रखिएगा, दोनों का जो बर्थ प्लेस है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।